हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। लेट नाइट क्लास है आज संडे की। छोटा सा ही सेशन करेंगे और आज करेंगे अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव। इंग्लिश में लिखना बहुत आसान है। आपकी सोच जितनी मुश्किल बताती है ना, उतना ही मुश्किल है नहीं। आपको फॉलो करना होता है एक सेट ऑफ रूल्स को। वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, समझा दूंगा। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अपनी थॉट्स को इंग्लिश में लिख लेते हैं तो बस यही इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हैं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, आपने पेन उठाया, पेपर उठाया, उस पर इंग्लिश में लिख के बता दिया। दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। और इन्हीं स्किल्स को यूज़ करके आप एक अच्छे यूपीएससी के एस्पायरेंट बनते हैं, एसएससी के एसए लिखते हैं या बैंकिंग के अंदर अपने आरसीज को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। दैनिक जागरण थोड़ा पुराना है लेकिन इसके एडिटोरियल पेज से, और इस पर एक न्यूज़ मिलेगी आपको नीचे, रेगिस्तान के पौधों पर नज़र। साइंटिफिक आर्टिकल है। कोशिश करेंगे आपके सामने इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए, और इसके लिए इस आर्टिकल को हमने अलग से एक वर्ड फाइल में ले लिया है। ठीक है, ऊपर आपको हिंदी में मिलेगा, और जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, साउथ इंडिया से हैं या इंडिया के बाहर से हैं, आप इसको रोमन लैंग्वेज में भी पढ़ के सॉल्व करेंगे। राइट साइड में अपने इंग्लिश में लिखने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है जी? हिंदी में लिखा हुआ है, धरती पर अत्यंत कठोर वातावरण में भी तरह तरह के पेड़ और पौधे पनपते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके से लिख करके दिखाऊंगा ये सेंटेंस। ठीक है, मुझे ये बता दो, सबसे पहला काम यही करना है आपको, मुझे ये बता दो इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है और काम क्या हुआ है। काम करने वाला कौन है और काम क्या हुआ है? देखो जी, काम तो इसमें यह हुआ है कि पेड़ पौधे जो है ना पनपते हैं। पेड़ पौधे करने वाले हैं और पनपना जो है उनकी वर्ब है। इतना आपको पकड़ना होगा, बहुत आसान काम है ये। पेड़ पौधे पनपते हैं। पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं अपने अंग्रेजी में? अजी, पेड़ पौधों को अपने बोलते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज, यही तो बोलते हैं। और पनपते हैं, पनपने को बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रो करना, ग्रो। सेंटेंस इंडेफिनिट में बनेगा, एक्टिव में। पेड़ पौधे इस काम को कर रहे हैं, इसलिए वर्ब को मैं प्लूरल बनाऊंगा, प्लांट्स एंड ट्रीज के हिसाब से यहाँ ग्रो लिखूंगा। अब देखो, ग्रो कहाँ होते हैं? ये होते हैं अर्थ पे, ऑन द अर्थ, धरती पे, और होते हैं अत्यंत कठोर वातावरण में। चलिए अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन द अर्थ। याद रखें, अर्थ, मून और सन तीनों के पहले अपने द का नाम का आर्टिकल यूज करते हैं। बाकी सभी प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज के आगे द नहीं लगाया जाता। मार्स के आगे, वीनस के आगे, जुपिटर के आगे, प्लूटो के आगे हमें नहीं लगाना है। अर्थ, सन और मून तीनों के आगे लगेगा। तो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन द अर्थ, इतना तो आप समझ गए। और ये कहाँ पे होता है भाई? अर्थ पे, अत्यंत कठोर वातावरण में भी। तो देखिए, अत्यंत कठोर को बोलते हैं एक्सेप्शनली या हाईली स्ट्रिक्ट। कठोर के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने पास, इसके लिए हार्श है, स्ट्रिक्ट है। मैं हार्श वर्ड यूज कर लेता हूं। तो ग्रो इन हाईली हार्श एनवायरमेंट्स। वेंट्स लगाता हूं क्योंकि अलग अलग तरह के एनवायरमेंट्स होंगे, कोई ज़्यादा गर्म होगा, कोई ज़्यादा ठंडा होगा, है ना। तो अपने आप ही आप समझ पा रहे हो, एस लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। सेंटेंस आपका रेडी है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। मुझे एक बात बताओ, ये जो अर्थ है इस पे हाईली एनवायरनमेंट होता है हार्श, या कि एनवायरनमेंट पे हाईली जो है हाईली हार्श एनवायरनमेंट पे अर्थ होती है? सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये जो आप लिख रहे हो इन हाईली हार्श एनवायरनमेंट्स, ये अर्थ पे होता है या अर्थ एनवायरनमेंट पे होती है? आपका घर ज़मीन पे है या ज़मीन आपके घर पे है? ज़मीन तो घर पे नहीं है ना, आपके घर ज़मीन पे है ना। तो ये एनवायरनमेंट अर्थ पे है। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो मुझे इस एनवायरनमेंट को पहले लिखना होगा अर्थ से। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको। ये फ्रेज जो है अर्थ से पहले क्यों आएगा, इसको यहाँ से उठाओ, चुपचाप यहाँ से उठाओ और इसको लिखो यहाँ पे। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन हाईली हार्श एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ। अब ये जो ऑन द अर्थ है ना, ये एनवायरनमेंट की जगह को बता रहा है। एनवायरनमेंट कहाँ होता है जी? एनवायरनमेंट धरती पे होता है। जैसे माई हाउस इज़ ऑन दैट स्ट्रीट, एनवायरनमेंट्स आर ऑन द अर्थ। समझ गए इसका लॉजिक? यही लॉजिक्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं
राइटिंग का कोर्स भी चलता है अपना, उसके बारे में आपको बाद में बता देंगे। अभी आपने मोटा मोटा ये फॉर्मूला सीख लिया। अब देखो एक वर्ड हमने यहाँ छोड़ दिया है, तरह तरह के, तरह तरह के, तरह तरह के। इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है वेरियस। ठीक है, वेरियस। वेरियस का वी बड़ा कर दिया, तो अब अगला अक्षर जो है उसको छोटा कर दो। प्लांट्स का वी मैंने छोटा कर दिया। तो ये मोटा मोटा आपने सेंटेंस जो है अपना रेडी कर लिया है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था पहली ही बार में, अच्छी वोकैब को यूज़ करते हुए, तो देखें उसको ज़रा। देखो आप ये जो हाईली लिख रहे हो ना, हाईली, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है अंग्रेजी में, रिमार्केबली। ठीक है, रिमार्केबली। और एक और अच्छा वर्ड है एक्सेप्शनली। अगर इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी राइटिंग को और रिच बनाएंगे। तो मैं चाहूँ तो हाईली की जगह रिमार्केबली यूज़ करूँगा ना। और जो हार्श वर्ड है, इसके लिए हमारे पास और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। इनफैक्ट हार्श भी अच्छा है। एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास एडवर्स, एडवर्स। और एक अच्छा वर्ड है हमारे पास चैलेंजिंग। अब आप बोलोगे सर मैंने तो हार्श लिख दिया था पेपर में, क्या मेरा गलत है? बिल्कुल सही है आपका भी। हार्श तो ठीक वर्ड है ना कड़े के लिए, लेकिन एडवर्स और चैलेंजिंग अगर आपको पता होंगे ना, तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा। पता है क्या? एक तो बार बार जब ये कड़ेपन की बात होगी आपके एसे में, समरी में, प्रेसी में, तो आप हार्श वर्ड की पूंछ नहीं पकड़े रखोगे। मान लो फिर आगे कड़ा एनवायरनमेंट आ जाए दूसरी बार अगली लाइन में, फिर क्या करोगे भाई? फिर तीसरी लाइन में भी आ जाए, फिर क्या करोगे? तो इसकी पूंछ नहीं पकड़ के रखोगे आप। अगली बार एडवर्स यूज़ कर लेना, फिर उसके अगली बार चैलेंजिंग यूज़ कर लेना। समझ पा रहे हो ना? वोकैब जितनी रिच होती है, आपकी राइटिंग उतनी ही एक्सेप्शनल और इम्प्रेसिव होती है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस आपका रेडी है। ये जो मैंने स्लैश स्लैश बीच में लगाए हैं, ये आपकी चॉइसेस हैं जिन वर्ड्स को आप यूज़ करना कर सकते थे अगर आप चाहते तो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फॉर्मूला ये लगेगा, बड़े सेंटेंस को भी अपने आसानी से ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। ये क्लासेस पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का, जो कि अवेलेबल होता है एप्लीकेशन पे। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, आपकी अपनी ऐप है। राइटिंग का कोर्स आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग कोर्स, जिसमें आपको हर एग्ज़ाम का राइटिंग का पोर्शन बिल्कुल बेसिक से अटैक करना सिखाया है। 60 से 80 घंटे के अंदर मेहनत करके आप प्रैक्टिकल और जो है थ्योरेटिकल दोनों ही एस्पेक्ट राइटिंग के सीख सकते हैं। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं आप आज। साथ ही जिसको राइटिंग के अंदर भी एडवांस जाना है यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। फिर चाहे सी सेट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, आंसर राइटिंग हो, मेंस की वोकैब हो या ग्रामर हो, अलॉन्ग विद पर्सनल मेंटोरशिप। तो ये कोर्स आपको मेंटोरशिप के साथ भी और विदाउट मेंटोरशिप भी मिल जाता है। यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ यूपीएससी कोर्स। एसएससी बैंकिंग के कोर्स भी आपको ऐप पे अवेलेबल हैं। ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस ये है, अगर वैज्ञानिक किसी तरह से ऐसी विषम परिस्थितियों में उगने वाले पौधों के जीन्स का पता लगा लें, तो किसी भी पौधे को दुनिया के किसी भी हिस्से में उगाया जा सकेगा। देखने में आसान लग रहा होगा सेंटेंस ये, लेकिन बिल्कुल भी आसान सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस को बनाने से पहले जो सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना है, उससे भी पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हैं अपनी समझ से कि इसमें कौन सा कंडीशनल लगेगा? देखो जी, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशनल लग सकते हैं। फर्स्ट कंडीशनल बताता है एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी को, सेकंड कंडीशनल बताता है लो पॉसिबिलिटी को। तो अपने इसको फर्स्ट कंडीशनल से बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, जिसकी फॉर्म ये होती है, इफ़ दिस हैपन्स देन दैट माइट और विल और मे हैपन। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। अगर आज बारिश आती है तो छुट्टी कर देंगे। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता मिल ही जाएगी। समझ पा रहे हैं? यहाँ देखो आपके कंडीशनल जो है ग्रामर की नॉलेज काम आती है। चलो फर्स्ट कंडीशनल का जो इफ़ वाला क्लोज है पहले उसको बनाते हैं। अगर वैज्ञानिक किसी तरीके से ऐसी विषम परिस्थितियों में उगने वाले पौधों के जीन्स का पता लगा लें, काम करने वाला कौन है और काम क्या है? ये कंडीशनल की स्ट्रक्चर है आपके सामने, इसको ध्यान में रखेंगे। काम करने वाला है जी यहाँ पे वैज्ञानिक, और काम है पता लगाना। तो मैं कैसे लिखूँ इस सेंटेंस को? इफ़ वैज्ञानिक को बोलते हैं साइंटिस्ट, ठीक है,
साइंटिस्ट प्लूरल में लिखूंगा, और पता लगाने को बोलते हैं गेट टू नो या मैनेज टू नो। अब ये मत बोलना सर हमें तो ये स्ट्रक्चर पता ही नहीं थी, गेट टू नो मैनेज टू नो ये क्या होता है? अजी पता लगाने के लिए यूज़ होती है, आपको नहीं पता थी तो आज आपको भी पता लग गई। यू गॉट टू नो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब भी किसी का कुछ पता लगाना हो ना तो अंग्रेजी में इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, प्लीज़ गेट टू नो, प्लीज़ मैनेज टू नो, है ना। तो अगर वैज्ञानिक या साइंटिस्ट गेट टू नो या मैनेज टू नो, और क्या नो करना है भाई? नो करना है जीन्स को, जीन्स को, टू नो द जीन्स। और जीन्स किसके? जीन्स ऐसी विषम परिस्थितियों में उगने वाले पौधों के। तो जीन्स है पौधों के, तो जीन्स ऑफ पौधा, पौधे को बोलते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स कौन से हैं? जो कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उगते हैं। इसके लिए यहाँ पे रिलेटिव क्लोज लगाया जा सकता है, प्लांट्स दैट ग्रो इन सच विषम परिस्थिति। विषम को बोलते हैं हार्श, परिस्थिति को बोलते हैं जो है सर्कमस्टेंस या कंडीशन, ठीक है। मोटा मोटा सेंटेंस बना के नहीं बना। इफ साइंटिस्ट गेट टू नो या मैनेज टू नो द जीन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन सच हार्ड कंडीशंस, तो फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा, देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये कोमा लगा दो, देन लग गए अपने आप, फिर बाकी का क्लोज बना दो। तो ये होगा कि किसी भी पौधे को दुनिया के किसी भी हिस्से में उगाया जा सकेगा। तो किसी भी पौधा, ये हो गया आपका काम करने वाला, और उगाया जा सकेगा पैसिव वॉइस में, इस पे हुआ काम। पौधा कुछ नहीं उगा रहा भाई, पौधा नहीं उगा रहा, पौधे को उगाया जा रहा है। पौधा सब्जेक्ट है, उगाया जाना उसकी वर्ब है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एनी प्लांट कैन बी ग्रोन, देखो पैसिव वॉइस बना दिया मैंने, कैन बी प्लस में V3 इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के आगे हमेशा द लगता है, आप जानते होंगे, बहुत बार बताया भी वो आपको, है ना। वर्ड जो है ना, ये अपने आप में ही एक ऐसा नाउन है जो अपने पहले द लेता है। इस खास दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। मैं इसका 1 मिनट रुक जाओ, उसका फॉन्ट सही कर दूँ। चलो, इफ साइंटिस्ट गेट या मैनेज टू नो द जीन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन सच हार्श कंडीशंस, एनी प्लांट कैन बी ग्रोन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये मोटा मोटा सेंटेंस आपका बन गया है फर्स्ट कंडीशनल को यूज़ करके। अब इसको करेंगे क्या? इसको थोड़ा सा हमें और अच्छा बनाना है। तो कैसे बनाएं? देखो जी, सबसे पहले तो हार्श वर्ड जो ऊपर यूज़ कर चुके हो, इसके अच्छे से एक सिनोनिम को यूज़ कर दो। इस बार यूज़ कर देते हैं अपने एडवर्स, ठीक है। और जो ग्रो वर्ड ऊपर यूज़ किया है आपने, इसके भी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, यहीं लिख देते हैं आपके पास में। इसके ग्रो का दूसरा सिनोनिम है जी ब्लॉसम, एक और सिनोनिम है ब्लूम, एक और सिनोनिम है थ्राइव। आप चाहें तो चारों में से किसी भी वर्ड को उगने या उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी है एक, जैसे कल्टीवेट, है ना। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ग्रो की जगह, अगले वाले सेंटेंस में ग्रो की जगह कल्टीवेट नाम का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ग्रोन की जगह लिख देता हूँ कल्टीवेटेड या थ्राइव्ड या ब्लॉसम्ड, है ना। कल्टीवेट करना है नहीं उगाना, ग्रो का मतलब है उगना। तो इस तरीके से वर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आपने देखी, दे गेट टू नो, अगर उनको पता लगे, स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताई, किसी चीज़ का पता लगाना, टू गेट टू नो समथिंग, ठीक है। इसके लिए एक एडवांस वर्ड भी अपने पास, एडवांस स्ट्रक्चर भी है, टू गेन इंसाइट इनटू समथिंग। अब आप बोलोगे सर हमने तो बड़ी मुश्किल से ये आज सीखी है गेट टू नो, आपने एक और बता दी टू गेन इनसाइट। भाई जिसको गेट टू नो पता था वो आज नई स्ट्रक्चर सीख लेगा, आप अगली बार यूज़ कर लेना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? पहले बेसिक वाली सीखो, जब वो मास्टर कर लो फिर एडवांस वाले की तरफ बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसके नोट्स बना सकते हो, जो लोग कोर्स में हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स ऐसे मिले हुए हैं, बनवाए गए हैं। अपने नोट्स को बार बार रिफ़र करना होता है जब भी आप राइटिंग करते हो। धीरे धीरे नोट्स आपके दिमाग में छप जाते हैं, आपको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यूँ लिखता हूँ, इफ़ साइंटिस्ट गेट या मैनेज टू नो की जगह गेन मोर इनसाइट इनटू, बन गया सेंटेंस। चलो
आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। ऐसा नहीं है इसमें और भी नहीं किया जा सकता, और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है, अगर मैं चाहूँ तो इसको और एडवांस बना सकता हूँ। मैं ऐसा लिखने की बजाय एनी प्लांट कैन बी कल्टिवेटेड, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट वुड पोटेंशली इनेबल द कल्टिवेशन ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये थर्ड वाली जो है मैं जानबूझ करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा सा जो लोग बिगनर हैं परेशान हो जाएंगे। थोड़े से जो मेरे साथ एडवांस चल रहे हैं पहले से, आप इस थर्ड वाला जो है ना मॉडिफिकेशन, इसको भी ला सकते थे। ये चीज़ अपने आप में इनेबल करेगी कल्टीवेशन को या ग्रो करने को, उगाने को, किसी भी पौधों की प्रजाति को दुनिया के किसी भी हिस्से में। ठीक है, ये हाईली एडवांस वाला पोर्शन है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे। चलो अभी बेसिक ही रखते हैं अपने। लास्ट सेंटेंस बनाएंगे आज का, फिर एक सेंटेंस आपको दूंगा एज क्विज। शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि फसलों में इन जीन्स का समावेश करके उन्हें कठोर पर्यावरण को झेलने लायक बनाया जा सकता है। बनाओ भाई इसको। शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है, शोधकर्ता मतलब रिसर्चर, वर्ब होगी इसकी बिलीव, तो मैं यहां लिख सकता हूं रिसर्चर्स बिलीव। इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, ठीक है। रिसर्चर्स बिलीव, रिसर्चर्स क्या बिलीव करते हैं? रिसर्चर्स बिलीव दैट, अब वो पूरी बात बता दो, कि फसलों में इन जीन्स का समावेश करके उन्हें कठोर पर्यावरण को झेलने लायक बनाया जा सकता है, जा सकता है। देखो काम ये हुआ है कि इनको झेलने लायक बनाना है, किनको? फसलों को, है ना। और झेलना किसको है? हार्श एनवायरनमेंट को। तो मैं यूं लिख सकता हूं, क्रॉप्स कैन बी मेड टू फेस या बेयर या एंड्योर हार्श एनवायरमेंट्स। अब यहां पे मैंने कौन सी स्ट्रक्चर यूज कर दी भाई साहब? मैंने यहां पे मेड टू यानी कि कॉजेटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल कर लिया। उसने मुझसे काम करवाया, ही मेड मी डू दिस। उसने मुझसे लेटर लिखवाया, ही मेड मी राइट अ लेटर। मुझसे एक लेटर लिखवाया गया, आई वॉज मेड टू राइट अ लेटर। कॉजेटिव वर्ब आनी चाहिए, बेसिक्स में अच्छे से करवाई गई है। और उसी तरीके से फसलों को भी लायक बना दिया हमने मौसम को झेलने के लिए। तो फसलें यानी क्रॉप्स कैन बी मेड टू बेयर या एंड्योर हार्श एनवायरमेंट्स। कॉजेटिव्स अगर आते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। जो बच्चे कॉजेटिव्स नहीं जानते, जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, तो देखो आप, है ना, सीखो। कॉजेटिव आने चाहिए आपको, बेसिक्स करवा दिए गए हैं आपको, होम पेज पे यूट्यूब में रखे हैं। चलो अब इस स्ट्रक्चर को हमें इंटीग्रेट करना है इस स्ट्रक्चर के साथ में, तो दोनों को जोड़ दें। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि आप यहाँ पे जीन का समावेश करके ये वाला फ्रेज जो है ना, इसको जोड़ नहीं पाए अभी तक। भाई क्रॉप्स को तो आपने एनवायरनमेंट को झेलने लायक बना दिया, लेकिन जीन्स का समावेश करके बनाना है। तो यहाँ एंड में जोड़ दो कोमा लगा के, बाय समावेश या समावेशिंग दीज जीन्स इनटू देम। समावेश करना यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देना, उसके जैसा बना करके, दोनों का आवेश बराबर कर देना, सम कर देना। अंग्रेजी में इस वर्ड को बोलते हैं इंटीग्रेट। बाय के साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगेगी, ऑफ कोर्स, बाय इंटीग्रेटिंग दीज जीन्स इनटू दैम। बना के नहीं बना सेंटेंस? रिसर्चर्स बिलीव, शोधकर्ता ऐसा मानते हैं कि क्रॉप्स को बनाया जा सकता है, क्रॉप्स कैन बी मेड, और क्या बनाया जा सकता है? झेलने वाला इन हार्श एनवायरमेंट्स को, टू फेस, बेयर या एंड्योर। झेलना मतलब फेस करना, बेयर करना, एंड्योर करना, द हार्श एनवायरमेंट्स। और ये कैसे किया जा सकता है? बाय इंटीग्रेटिंग दीज जीन्स इनटू दैम। अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक सा बनाया है जो आप मोटा मोटा फॉर्मूला लगा के बनाओगे। इम्प्रूव करने का सबसे पहला तरीका ये है, जब भी आप किसी को कुछ लायक बनाएं, फिर सुन लो, लायक बनाना, लायक बनाना। जब भी किसी को कुछ लायक बनाएं तो आप कॉजेटिव का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, आप कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, ठीक है, जिसका मेनली इस्तेमाल होता है मेक का। इसके साथ साथ आप इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पावर, इक्विप,
और एक और वर्ड होता है इसके लिए, इनेबल। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। कभी भी लायक बनाओ किसी को तो पॉजिटिव मेक के अलावा चाहो तो एम्पावर, इक्विप या इनेबल वर्ड का भी, वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो कैसे यूज़ करता हूँ मैं इनको। क्रॉप्स कैन बी मेड, मेड की जगह लिखता हूँ एम्पावर्ड। ठीक है, एम्पावर्ड टू फेस, बेयर या एंड्योर। एंड्योर करना, सहना, इसके लिए एडवांस वर्ड है विद स्टैंड। मैं इन तीनों को निकाल देता हूँ। इन तीनों से एडवांस वर्ड है विद स्टैंड। किसी चीज़ को अच्छे से झेलना, उसके सामने फ्लरिश करना, विद स्टैंड, है ना। तो इन तीनों को निकाल देते हैं। तो मेड टू विद स्टैंड हार्श एनवायरमेंट्स। हार्श आपने ऊपर यूज़ कर लिया, एक जगह आपने एडवर्स कर लिया, अब यहाँ लिख दो चैलेंजिंग। ठीक है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स। बना के नहीं बना सेंटेंस। एम्पावर्ड की जगह पे आप यहाँ इक्विप्ड भी लिख सकते थे, और अगर आप चाहते तो यहाँ पे इनेबल्ड भी लिख सकते थे। दीज आर ऑल टूल्स, ये सारे सिनोनिम्स आपके टूल्स की तरह हैं। आप इनके मास्टर बनते हैं और इनको, इनकी पावर को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए यहीं रैप अप करेंगे आज के सेशन को। होपफुली थोड़ी इंसाइट आपको मिली होगी कैसे अप्रोच करना राइटिंग को। बहुत आसान है अगर आपका इंटरेस्ट है और अच्छी गाइडेंस है तो। गाइड भी कर रहे हैं आपको, होपफुली जितना हो सकता है आसान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। लास्ट वाला सेंटेंस एज क्विज आपको दे रहे हैं, कोशिश करें इसको इंग्लिश में लिखने की और कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करें। मैं मेरा वाला ट्रांसलेशन भी कमेंट्स में डाल दूंगा, आपका और मेरा ज़रूर से आपस में आपने मैच करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अंटिल देन जितने लाइक्स और शेयर्स मिलेंगे उतना ही इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, मेरा आपसे वादा है। 2000 लाइक्स ले आओ, वीक में 2 दिन ये क्लास आपको, कम से कम 2 दिन क्लास करवाएंगे। साइनिंग आउट।